रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइंस ऑफ ग्लोबल चेंजेस के लेक्चर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले 7 लेक्चर्स के अंदर हमने 7 डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करने की कोशिश की है और अपनी तरफ से मैक्सिमम उसके अंदर जितनी हम आउटपुट ऐड कर सकते हैं, इनपुट ऐड कर सकते हैं, वो हमने ऐड किए हैं। और कोशिश हमेशा यही की है कि उन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल से बल्कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें, ताकि आप पेपर में उन क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेपर में आते हैं तो आप उनको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाएं। आज इसी कड़ी का एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, दैट इज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। बीमारी जो है वो जर्म्स के थ्रू होती है। इस बात को प्रूव करने के लिए साइंस ने कितने वे से, कितने मेथड से, किन अदवार से गुजरी है और कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके कंट्रीब्यूशन के रिजल्ट के तौर पर, जिनके कंट्रीब्यूशन के बाद हम इस पोजीशन में, इस स्टेटस पे आए हैं कि हम ये जान सकते हैं। ये क्वेश्चन इन्फेक्शियस डिजीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इन्फेक्शन इज काज्ड बाय एनी इन्फेक्शियस डिजीज। इस बात को हम जो है वो जर्म थ्योरी कहते हैं। कोशिश करते हैं अब इस बात को समझने की और तारीख के जो है वो मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ एराज के अंदर जो जो कंट्रीब्यूशंस हुई हैं उन कंट्रीब्यूशंस को हम इस क्वेश्चन में कवर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट की मेजर कंट्रीब्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जर्म थ्योरी। एंशिएंट लैटिन लैंग्वेज के अंदर छोटी लाइफ का जो फॉर्म है, जो कि आम तौर पर मेजर लाइफ फॉर्म्स, जो नजर आने वाली लाइफ फॉर्म है, ऑर्गेनेलिज या ऑर्गेनिजम्स जिनको कहते हैं, ये कैन डेवलप एज कॉल्ड एज जर्मन। तो ये छोटे छोटे जो लाइफ फॉर्म, जितनी छोटी सी छोटी लाइफ फॉर्म को वो इमेजिन कर सकते थे, उसको वो जर्मन का नाम देते थे। जब उसी जो है वो वर्ड को इंग्लिश में किया गया, मुस्तार लिया गया, तो वो जर्मन से जर्म हो गया। लेकिन जर्म कितना छोटा, यानी कि ये थ्योरेटिकल था, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं था, लेकिन किसी भी छोटी से छोटी लाइफ फॉर्म दैट एवर एग्जिस्टेड को जर्मन कहते होते थे लैटिन लैंग्वेज के अंदर। लेकिन उसको वो प्रूव नहीं कर सकते थे। इंग्लिश में जर्मन जो है वो जर्म हो चुका, लेकिन जर्म किस साइज का होता है, इस ये अभी बहस जो है ये कंप्लीशन के अदवार में नहीं पहुंची। At first, the smallest bits of life people know about were certain tiny seeds out of which plants grow. सबसे छोटी लाइफ जिसके बारे में लोग जानते थे वो पौधे का बीज होता था, जिससे जिंदगी, पौधा यानी कि निकल पाता था। They were large enough to see, लेकिन ये इतने बड़े होते थे जिन, ये barely large enough to see, ये छोटे छोटे तो होते थे लेकिन उनको देखा बहरहाल आंख से जाता था, जा सकता था। Could there be living bits of life too small to see? How could anyone know? यानी कि अगर, क्या जिंदगी इतनी छोटी भी हो सकती है जिसको आम आंख से ना देखा जा सके, और अगर हो तो उसको कोई बंदा कैसे जान सकेगा? ये है सबसे मेजर क्वेश्चन हमारे पास। Could there be living bits of life? अच्छा जी, of course there were ways to make things seem larger. कई तरीके थे जिनके जरिए छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जा सकता था। In ancient times, some people had noticed that when you looked at objects through pieces of curved glasses, they appear larger. तो इनको इतना तो मालूम था कि अगर हम किसी चीज को ग्लास जो है वो अगर थोड़ा सा उसको हम कर लें, उसको अगर हम थोड़ा सा सेटल कर लें, तो वो सेटल ग्लास जो है या वो कर्व्ड ग्लास जो है, मुड़ा हुआ ग्लास जो है, उससे चीजें मैग्नीफाई होकर देख सकती हैं, बड़ी होकर दिख सकती हैं। It was not until about 1650 though that scientists carefully studied small things after making them appear larger by looking at them through bits of curved glasses. Such bit of curved glasses are called lenses. तो इन curved glasses को lenses का नाम दिया गया from a Latin word that means lentil. lentil यानी कि दाल की, क्योंकि इसकी जो शेप होती है, दे और शेप लाइक लेंटिल सीड्स, तो ये दाल की जो बीज होते हैं, जैसे मसूर का बीज होता है, दरमियान से मोटा होता है, साइडों से बारीक होता है, तो इन दैट फॉर्म इसको जो है वो लेंटिल के तौर पर या लेंस कहा गया। When small things were looked at through lens, जब इनको lenses के थ्रू देखा जाता था, they appear much larger, ये बहुत बड़े साइज की हो जाती थी। Many details of their bodies could be seen clearly that could not be seen without lens. उनकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की कई डिटेलिंग जो है वो लेंस के जरिए वो ज्यादा अपीयर होकर, ज्यादा क्लियर होकर सामने आती थी, जो कि विदाउट उसके देखना पॉसिबल नहीं हो सकता।
More than one lens was used, and they were placed at opposite ends of a metal tube so that would see in the proper position for seeing. वो अब इस कंडीशन में आ चुके थे कि वो इसको प्रॉपरली देख सकते थे. Such a tube is called a microscope. ऐसी ट्यूब को नाम माइक्रोस्कोप दिया गया from Greek word meaning to see small things. ऐसी कोई चीज जिसके जरिए माइक्रो means smaller, scope means a thing through which we can see. So yes, to see smaller things, microscope. Lots of tiny living craving things were looked at, specially fleas. स्पेशली फ्लियास जो हैं वो आमतौर पर नजर ना आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, या इस तरह की अपीयरेंस होती है, शेप उनकी उस तरह की होती है जैसे फ्लियास होते हैं. फॉर दिस रीजन द अर्लीस्ट माइक्रोस्कोप वर कॉल्ड फ्लिया ग्लासेस. इसीलिए जो पुरानी कदीमी माइक्रोस्कोप्स होती थी उनको फ्ली ग्लासेस कहा जाता था. ये साइंटिस्ट है जी एंटोन वन लियोनहुक. लियोनहुक ये पहला साइंटिस्ट था जिसने प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की. These first microscope. अच्छा, यहाँ पर साइंटिस्ट के और उनका ईयर ऑफ डिस्कवरीज जो है ये आपने याद कर रखते जाना है. इनके जरिए हमारा काम काफी आसान हो जाएगा, बड़ा इजीली हम इस टॉपिक को जो है वो एब्जॉर्ब करके कंप्लीट कर पाएंगे. फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज क्वाइट पुअर. पहली माइक्रोस्कोप इंतहाई जो है वो कम मैग्निफिकेशन वाली, कम एफिशिएंसी वाली थी. द ग्लास यूज फॉर दिस लेंस फॉर द लेंसेज वाज नॉट वेरी गुड. बहुत अच्छा लेंस नहीं था, जाहिर है उसके मटेरियल इतना प्रॉपर नहीं था, या उसकी जो डेवलपमेंट ऑफ जो उससे जो आने वाली मैग्नीफाइड इमेज थी वो प्रॉपरली नहीं. इट हैड बबल्स इन इट. और उसमें जाहिर है उसका जो ग्लास क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी और उसमें बबल्स मौजूद थे. एंड द सरफेस ऑफ लेंस वाज नॉट वेरी स्मूथ. तो सरफेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी. एनीथिंग दैट वाज इन लार्ज बाय द यूज ऑफ सच लेंसेज लुक्ड अ लिटिल फिजी. तो जो भी चीज़ से दिखी जाती थी वो ब्लरी ब्लरी सी या प्रॉपर इम्प्रॉपर होती थी. इफ स्ट्रॉन्गर लेंस वर यूज्ड टू इनलार्ज इट स्टिल मोर. जितना उसको जो है वो इनलार्ज करने के लिए स्ट्रॉन्गर लेंस यूज किया जाता था, एवरीथिंग गॉट सो फजी. हर चीज इतनी ज्यादा जो है वो हो जाती थी ब्लरी. दैट नथिंग कुड बी सीन एट ऑल. कोई भी चीज देखी नहीं जा पाती. दैट नथिंग कुड बी सीन. कुछ भी देखा जो है वो नहीं जा सकता था. नेदरलैंड्स में एंटोन वॉन लीमनहुक वाज डूइंग हिज बेस्ट टू इंप्रूव लेंस. इसने हमेशा ये कोशिश की कि वो लेंस को बेहतर से बेहतर करे. ही वाज नॉट अ ट्रेन्ड साइंटिस्ट सिंस ही हैड वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट ऑफ ही हैव वेरी लिटिल एजुकेशन. उसकी तालीम भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और उसको जो है वो साइंटिफिक अप्रोच के बारे में या लेंस प्रिपरेशन में भी इतना ज़्यादा नहीं. ही ओन्ड अ हार्डवेयर स्टोर एंड सर्व्ड एज कस्टोडियन एट द सिटी हॉल ऑफ हिज होम टाउन. तो ये जो है वो मतलब एक हार्डवेयर शॉप जो है वो ओन करता था. बट रियली व्हाट ही केयर्ड अबाउट वाज मेकिंग लेंसेज. लेंस बनाना इसकी जो है वो सबसे बड़ी जो है वो बन चुकी. ही केयरफुली पिक्ड आउट स्मॉल बिट्स ऑफ ग्लास दैट हैड नो बबल्स इन देम एट ऑल. उसने ऐसे ग्लास के शीशे के टुकड़े सिलेक्ट किए जिनमें बबल्स बिल्कुल भी नहीं. देन ही पॉलिश देम अंटिल द सरफेस वाज वेरी स्मूथ. और उसने उनको पॉलिश किया तब तक जब तक उनकी सरफेस कंप्लीट जो है वो हो जाए, कंप्लीटली शाइन ना हो सके. तो इसने सबसे पहला पॉइंट ही ये लिया कि उनमें बबल्स ना हो. देन ही पॉलिश देम अंटिल द सरफेस वाज वेरी स्मूथ एंड इवनली कर्व्ड. और उसने उनके सरफेस को जो है वो स्मूथ किया और कर्व्ड किया. कोशिश किया कि उनको कंप्लीट मैक्सिमम एफिशिएंट वाला बनाया जा सके. Evenly curved. The lenses were small, but when he looked through them, he found that the objects he looked at appeared to he enlarged up to 200 times and still seemed sharp. यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स थे या जो चीज़ें थी या जो थिंग्स थी वहां पर मौजूद, उन चीज़ों को उसने 200 गुना बड़ा करके देखा और 200 गुना बड़ा करने पर भी वो चीज़ें जो हैं वो शार्प ही नज़र आ रही है. मतलब वो ब्लरी या फजी नज़र नहीं आ रही हैं और जो ब्लरनेस का या कलरेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था वो वहां पर नहीं. Although he made 419 माइक्रोस्कोप एंड लेंसेज. टोटल जो उसकी कंट्रीब्यूशंस है वो 419 माइक्रोस्कोप प्लस लेंसेज तक पर मुश्तमिल है. मेकिंग वन वाज वेरी स्लो वर्क बिकॉज ऑफ द केयरफुल वे ही वेंट अबाउट इट. हर माइक्रोस्कोप जो है उसको बनाने में या उसके जो लेंस को डेवलप करने में उसने कंप्लीट जो है वो एहतियात का दामन नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा वक्त लगता था. Still he lived to be 90 years old and he worked his whole life. और ये 90 साल उसकी जिंदगी थी और सारी जिंदगी वो यही काम ही करता रहा. Leeuwenhoek used his excellent little lenses and microscopes to look at insects, skin, blood, hairs and anything else he could find. हर चीज जो उसको मिली जिनमें इंसेक्ट शामिल हैं, कीड़े मकोड़े शामिल हैं, मक्खियां शामिल हैं, मच्छर शामिल हैं, ह्यूमन स्किन जो है शामिल है, ब्लड शामिल है, बाल शामिल हैं, इन तमाम चीज़ों को और कोई भी चीज़ जो उसको मिली उन तमाम चीज़ों को इसने
फाइंड आउट किया, इसने उनको देखने की कोशिश की। इन 1677 1677 में he even sucked up a little drop of water from a pond and looked at it through one of his small lenses. He saw tiny little things in the water. पानी उसने थोड़ा सा लिया स्ट्रॉ के अंदर, और स्ट्रॉ के पानी को जब अपने लेंस अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो वो हैरान रह गया कि उसमें छोटी छोटी लाइफ, अपने उन्हीं लेंसेज में से एक लेंस जो है उसको इस्तेमाल करके, और हैरान रह गया कि इसमें छोटी छोटी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, पाई जाती है। They were teeny, they were very teeny, less than a 20th of a centimeter in size, but they moved about and ate things. वो छोटे छोटे तो बहरहाल थे, लेकिन वो उनमें ये एबिलिटी थी कि वो मूव कर रहे थे और अपनी मर्जी से मूव कर रहे थे और इर्द गिर्द मौजूद चीजों को खा रहे थे। दे वर लिविंग, और वो बहरहाल जिंदा थे। इवन दो दे वर टू स्मॉल टू सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बगैर उनको देखना इम्पॉसिबल ही था। नो पर्सन बिफोर लिवनहुक हैड एवर सस्पेक्टेड that such tiny things living existing ever, तो कोई भी ऐसा बंदा उससे पहले, लिवनहुक से पहले मौजूद नहीं था जिसने ये दावा किया हो, जिसने ये प्रूव किया हो, जिसने ये साबित किया हो कि ऐसी शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइफ भी मौजूद होती है। एनी लिविंग क्रिएचर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप इज नाउ कॉल्ड अ माइक्रोऑर्गेनिज्म। आज हम हर उस चीज को जो माइक्रोस्कोप के बगैर देखी ना जा सके उनको हम एक टर्म यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिवनहुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो लिवनहुक की वो बंदा था जिसने माइक्रोस्कोप के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे। अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल सेल which is a tiny bit of living matter surrounded by a membrane। ये पहला बंदा था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से मोस्ट ऑफ द जो है माइक्रोब्स हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सेल के अंदर लिविंग कंपार्टमेंट्स होते हैं और लिविंग कंपार्टमेंट एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड मटेरियल से कवर्ड होते हैं। A human being is made up of many millions of cells। अगर हम इंसान भी ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होते हैं और उनकी बॉडी हजारों के बल्कि लाखों करोड़ों सेल्स पर 3.7 ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। The particular microorganisms Leeuwenhoek first saw behaved like animals in many ways। तो जो पहले ऑर्गेनिज्म इसने देखे थे वो कई लिहाज से एनिमल्स की तरह के थे। They were therefore considered very tiny animals, तो इनको बहुत छोटे एनिमल्स समझा जाता था और होते भी थे। Finally they were named protozoa, तो इनको प्रोटोजोआ नाम दिया। प्रोटो मीन्स बिफोर या स्मॉलर या एंशियंट वन, zoa means animals, ancient animals, from Greek word means earliest or ancient animals, primitive animals। A single one of the protozoa is called protozoon। अगर एक की हम सिंगुलर की बात करें तो वो प्रोटोजोन कहलाता है। But Leeuwenhoek was sure that the teeny protozoa he saw first were not the tiniest bits of life there were। लिवनहुक को भी इस बात का अंदाजा था कि ये सबसे छोटी जिंदगी नहीं है जिसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। Every time he made a better lens and microscope, he could see smaller microorganisms। जितने उसने लेंसेज को बेहतर करने की कोशिश की उतनी ज्यादा फाइनी और टाइनी लाइफ उसको माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आती रही। He could might be alive in 1683, 1683 में he used a lens that shows up him teeny things he thought might be alive। छोटी छोटी चीजें उसको नजर आई जिसमें उनको ऐसा महसूस हुआ लिवनहुक कि शायद वो जिंदा है। They were so tiny, वो बहुत ही छोटी थी। However, that they looked like small dots and rods, but nothing more। वो नुक्तों और लाइनों की तरह ही नजर आ रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। He just could not make a lens that was strong enough to show them clearly, and he had to give up। कोई ऐसी मजबूत लेंस वो बनाने में नाकाम रहा जो इन डॉट्स और रॉड्स की डिटेलिंग उसको दिखा सकता है, जिसकी वजह से उसको ये मतलब इस चीज में वो नाकाम रहा। Eventually, आखिरकार, those tiny things he saw were named bacteria from a Greek word meaning little rod। तो उन्हीं चीजों को जिसको लिवनहुक ने देखा था उन्हें बैक्टीरिया का नाम दिया गया, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब लिटिल रॉड्स। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियम, उनका सिंगुलर जो है ये बैक्टीरियम कहलाता है। It is to those bacteria that the word germs is now most often applied, जिनमें से जिनके लिए germ जो है वो वर्ड इस्तेमाल होता है। तो बैक्टीरिया सबसे पहली क्लास है जिनके लिए, यानी कि प्रोटोजोन्स प्लस बैक्टीरिया, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो germs में आती हैं। Scientists prefer to call them bacteria, but most of the people call them germs। पीपल्स जो है वो साइंटिस्ट यूजुअली उनको बैक्टीरिया ही कहते हैं क्योंकि वो बाकी तमाम ग्रुप से डिस्टिंक्ट फंक्शन करते हैं, लेकिन अभी भी जो जनरल पब्लिक है वो इनको जर्म्स ही या जरासीम ही कहती है। Leeuwenhoek was the first person who saw germs, and for 100 of years afterwards, no one could ever see do anything better।
लिविन हुक के बाद 100 साल तक भी कोई और आदमी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन अपनी ऐड नहीं कर सका। आफ्टर दैट अ डेनिश बायोलॉजिस्ट नेम ऑटो फ्रेडरिक मुलर finally did manage to make them out a bit more clearly in the 1780s। 1780 में ओटो फ्रेडरिक मुलर वो आदमी था जिसने कुछ बेहतर करने की कोशिश की। He died in 1784, but a book he wrote towards the end of his life was published in 1786। 84 में 1784 में वो फौत हो गया, लेकिन उसके मरने के 2 साल बाद उसकी एक बुक पब्लिश होती है। He was the first scientist to try to separate bacteria into groups according to their shapes। उनकी शेप्स के लिहाज से बैक्टीरिया को ग्रुप करने की या सेपरेट करने की इसने कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया में से सेपरेट करने की कोशिश की। He saw some that looked like tiny straight rods। ने देखा कि कुछ जो है वो straight rods की तरह के, for instance, and others had a spiral shape called tiny corkscrews। कुछ जो है वो कौमी की शेप के या मुड़े हुए थे। He couldn't see much more that दो, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ देख बहरहाल नहीं सका। देयर वाज अ प्रॉब्लम नो मैटर हाउ क्लियर द ग्लास यूज फॉर लेंसेज। जितना मर्जी क्लियर ग्लास यूज किया जा सके लेंसेज के लिए, नो मैटर हाउ केयरफुली द लेंस वर प्लेस्ड और शेप्ड, जितनी मर्जी बेहतरी से आप जो है उस लेंस को शेप करें या प्लेस करें, व्हाट वाज सीन इन द माइक्रोस्कोप स्टेड अ लिटिल फिजी। जो माइक्रोस्कोप से हासिल होने वाला इमेज था वो ब्लर ही होता था, साइडें उसकी कलर्ड होती थी, जिसकी वजह से क्लियर इमेज बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। It stayed fuzzy enough to make it hard to see things as small as bacteria। तो जैसे बैक्टीरियल फॉर्म है, स्मॉलर साइज है, तो इनको देखने में आमतौर पर बहुत मुश्किलात हो रही थी। Lenses bend light rays in order to make objects seem enlarged। तो जब भी चीज़ों को enlarge किया जाता है तो क्योंकि लाइट खुद जो है वो मल्टीपल कलर्स का मजमुआ होती है, तो जैसे ही वो मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को, लाइट भी उनके साथ ही जो है वो अपने कलर स्पेक्ट्रम को जाहिर कर देती है। बट दे डू नॉट बेंड ऑल कलर्स बाय सेम अमाउंट। तो सारे कलर्स जो हैं लाइट के वो सेम अमाउंट में वो बेंड नहीं हो पाते। ऑर्डिनरी लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कलर्स, ये हम बात कर चुके हैं। दिस मींस दैट व्हेन माइक्रोस्कोप मैनेज टू enlarge any object sharply in one color the other color were fuzzy। तो बाकी जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे वहां पर वो कलरेशन दे देंगे। फॉर दैट रीजन बैक्टीरिया ऑलवेज हैड अ कलर्ड फज अबाउट देम। उनके इर्द गिर्द जो है वो कलर फज होता था। इट सीम्ड नथिंग कुड बी डन। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तरक्की इसमें या बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें बहरहाल नहीं करवाई जा सकी। बैक्टीरिया In 1830, however, an English lens maker, Joseph Jackson Lister, 1830 में जोसेफ जैक्सन लिस्टर ने कंबाइन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासेस टू मेक लेंस। इसमें दो मुख्तलिफ तरह के शीशे जो हैं उनको मिलाकर एक लेंस बनाया। ईच काइंड बेंड्स लाइट कलर्स एट डिफरेंट वेव्स, जिसकी वजह से जो कलरेशन है वो डिफरेंट तरीके से बेंड होती है। द वेज इन विच वन लेंस इफेक्ट कलर्स आर बैलेंस्ड आउट बाय द ऑपोजिट डिफरेंट इन द अदर लेंस। तो ये एक दूसरे की जो है इनको ये अपोज कर देते हैं या मास्क कर देते हैं इफेक्ट्स को, जिसकी वजह से फजीनेस जीरो होगी। इन कॉम्बिनेशन द एनलार्जमेंट वाज शार्प इन ऑल कलर्स। तो जिसकी वजह से जो इनलार्जमेंट है वो बहुत ही लार्ज थी और फजीनेस जीरो थी या मिनिमम थी। द वेज इन विच वन कलरेशन और बैलेंस्ड आउट बाय द ऑपोजिट डिफरेंस इन द अदर लेंस इन कॉम्बिनेशन द एनलार्जमेंट वाज शार्प इन ऑल कलर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम बायोलॉजिस्ट कुड सी बैक्टीरिया क्लियरली। अब लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए भी या लेंसेज के जरिए भी बैक्टीरिया जो है उनको देखना पॉसिबल हो पा रहा है। यूजिंग दीज न्यू माइक्रोस्कोप अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, नई माइक्रोस्कोप के जरिए एक जर्मन बायोलॉजिस्ट फ्रेडिनेंड जूलियस कोहन began to study microorganisms very carefully। तो ये कोहन ने स्टडी करने की जो है वो कोशिश की बहुत बेहतर तरीके से। He studied not only protozoan but also single celled organisms that were plant like in nature। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी इसने स्टडी किया, ना सिर्फ प्रोटोजोन्स को बल्कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनका बिहेवियर प्लांट लाइक था। They did not move about as protozoan did। जैसे प्रोटोजोन्स हरकत कर पाते हैं तो वैसे ही हरकत या मूव नहीं करते। They had a thick wall around them and they were green। ये ग्रीन कलर के थे और उनमें thick wall मौजूद थी। These plant microbes are called algae। तो इनको algae कहा गया from a Latin word for seaweed, क्योंकि seaweed जो है उनसे डिवेल्प किए गए थे, उनसे उनके ग्रुप से, उनकी कॉलोनी से हासिल किए गए। Cohn then went on to study bacteria which are far smaller than either protozoa और algae। तो फिर उसने कोशिश की बैक्टीरिया को स्टडी करने की जो कि algae और प्रोटोजोन से बहुत हद तक छोटे थे। An average bacterium is only about 1/200 of a centimeter across। एक बैक्टीरिया सेंटीमीटर का तकरीबन 1/200वां हिस्सा होता है। इवन सो, लेकिन इसके बावजूद भी विद द न्यू माइक्रोस्कोप कोन हैड नो ट्रबल सीइंग देम क्लियरली।
कोहन ने ही माइक्रोस्कोप, ये जो दो डिफरेंट शीशों को जो है वो कंबाइन करके लेंस बनाए गए थे, इन लेंसेज की मदद से उसने बड़ी इजीली बैक्टीरिया को देख लिया. All through the 1960s, he studied them, checking their shapes, how they live, what kind of food they eat, how they moved about, how they multiplied by growing them and then splitting in two, and so on. He classified them into different groups and subgroups and gave them every division a name. तो कोहन वो बंदा था जिसने बैक्टीरिया को उनकी शेप और उनकी फीड, उनके हैबिटेट के बारे में के लिहाज से, उनकी पैथोजेनिसिटी के लिहाज से, उनकी बीमारी फैलाने की एबिलिटी के लिहाज से या फोटोसिंथेटिक एबिलिटी के लिहाज से उनको क्लासेस में डिवाइड किया और उनके हर ग्रुप को एक अलग नाम दिया. In 1872 he published a large book in 3 volumes about these little bacteria. इन बैक्टीरिया के बारे में उसने 3 जिल्दों पर मौजूद बड़ी सारी किताब लिखी. He was the first person to study them as thoroughly as a biologist had studied large organisms. जैसे बड़े organisms के बारे में complete studies की जाती हैं, तो ये कोहन वो आदमी था जिसने complete study की थी और इसकी book publish हुई थी 1872 में. ये years आपने याद रखते जाने, क्योंकि हम history कर रहे हैं, history of germ theory कर रहे हैं, तो ये history में years और persons और उनकी contributions का एक टेबल बना के भी या एक concept diagram बना के भी इन चीजों को याद रखा जा सकता है. Large organisms, in fact, he had established a new branch of science, a branch called bacteriology. एक नई ब्रांच का इसने जो है वो संगे बुनियाद रखा जिसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, which means the study of bacteria, जिसका मतलब स्टडी ऑफ यानी कि जरासीमों का या बैक्टीरिया का मुताले. Confounded the science nearly 200 years after Leeuwenhoek had seen bacteria for the first time. तो कोहन ने बैक्टीरियोलॉजी की साइंस जो है तकरीबन 200 साल बनाई लीवनहोक के पहली बार बैक्टीरिया को देखने के बाद. बाय द टाइम कोहन पब्लिश हिज बुक, तो उस वक्त बैक्टीरिया हैड प्रूवन टू बी मच मोर देन टेनी थिंग्स दैट नो वन कुड सी विदाउट अ माइक्रोस्कोप. कोई भी बंदा इनको माइक्रोस्कोप के बगैर देख नहीं पाता था. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे वर सो स्मॉल एंड इनविजिबल टू ऑर्डिनरी आईज, दे प्रूव टू बी ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन. जितने मर्जी ये छोटे थे, लेकिन इन ह्यूमन बींग्स के लिए इनकी बहरहाल इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता. They become so important because biologists wondered where bacteria came from, क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे हैरान है कि बैक्टीरिया आए कहाँ से. तो इस क्वेश्चन का, इस बुक का, इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन आएगा where germs come from. तो germs आते कहाँ से हैं. People had been wondering where many kinds of organisms came from, कहाँ से जिंदगी आती है. In the case of large plants and animals, there was no problem. कोई बहुत बड़ा मसला तो बहरहाल था नहीं. Everyone knew that animals gave birth to live young or laid egg. दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो एनिमल्स अंडे देते हैं या वो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कैटल्स, भेड़ बकरियां या गाय भैंस वगैरह देते हैं. Everyone knew that plants grew from seed. हम ये भी जानते हैं कि पौधे जिस भी टाइप का होगा वो उसके मौजूदा बीज से ही उगेगा. They knew that each plant and animal came from one another plants and animals like itself. अपने जैसे plants और एनिमल्स ही जो हैं वो अगली नस्ल को जन्म दे सकते हैं. Oak trees came from oak trees, dogs came from dogs, and human beings came from human beings. So ये ही सेम बात होगी हमारी. Bugs and worms though were something else. ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके बारे में मामला थोड़ा सा अजीब है. They seem to come from nowhere. उनके बारे में ये मालूम ही नहीं था कि ये आते कहाँ से. Some people felt that these simple little things form life rose from the dead matter. इसको एबायोजेनेसिस कहते हैं. कुछ लोगों का ये बिलीव था कि ये जिंदगी जो है वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स. आज भी आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि जी जो दाने हैं या गंदम है या जो आटा है इसको घुन लग जाता है या कीड़े पड़ जाते हैं, सुसरी पड़ जाती है. याद रखिएगा, सुसरी के गैमेट्स, मैगेट्स जो हैं वो ऑलरेडी इसमें मौजूद होते हैं, जिनसे ही एक जो है वो डेवलप होती है. Some people felt that these simple little forms rose from dead matter. Somehow they felt dead matter could become alive without help of from the outside. तो वो इस बात को जानते थे कि शायद जिंदगी जो डेड मैटर है इसमें जिंदगी बगैर किसी बैरूनी मदद के आ सकती है. This is called the theory of spontaneous generation. खुद ब खुद बनने की जनरेशन ये कहलाता था. A good example of spontaneous generation was that happened to ordinary meat when it decayed. जो गोश्त तबाह होता है, गोश्त खराब होता है, जो है उसमें कीड़े पड़ते हैं, तो ये इसकी मिसाल हो सकती है.
फ्रॉम नोवेयर, किसी ना किसी बगैर किसी जगह के, बगैर किसी वजह के, इट सीम लिटिल वर्म्स कॉल्ड मैगेट्स अपीयर ऑन इट। तो बहुत आसानी से ये देखा जाता है कि उसके ऊपर कीड़े जो हैं वो नजर आना शुरू होते हैं कुछ टाइम के बाद। दोज मैगेट्स पीपल सेड अरोज फ्रॉम द डेड मीट बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसी मीट के ऊपर जो है वो खुद ब खुद बनने से वो मैगेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। इन 1668 however an Italian biologist Francisco Redi थॉट ही वुड ट्राई एन एक्सपेरिमेंट। तो ये फ्रांसेस्को रेडी एक बंदा था जिसने कोशिश की मुझे एक तजर्बा करना चाहिए। आफ्टर ऑल देयर आर ऑलवेज फ्लाइज अराउंड द डिकेइंग मीट। तो ये जानने में बात बड़ी आसान सी थी कि वहां पर मीट के ऊपर मक्खियां तो बहरहाल होती ही होती हैं। परहैप्स दे हैड समथिंग टू डू विद द मैगेट्स। उसने ये सोचा कि लाजमी तौर पर इनका ताल्लुक, ये जो कीड़े पड़े हुए हैं इनसे मक्खियों का कोई ना कोई ताल्लुक है। What Reddy did was to put pieces of meat, उसने अपना तजर्बा किस तरीके से किया, pieces of meat at the bottom of a little pots to decay, छोटे छोटे बर्तनों के पेंदों के अंदर गोश्त रख दिया और उनको तबाह बर्बाद होने की या उनको जो है वो खराब होने की लिए छोड़ दिया। The pots were open to top, ऊपर से उनको खुला छोड़ दिया। But on behalf of them, उनके half of them के दरमियान में तकरीबन Reddy stretched a piece of gauze, नीचे जो है उसने वो छोटी छोटी छलनियों के टुकड़े लगा दिए। फ्ली कुड गेट इनटू द पॉट्स विदाउट द गाज एंड लैंड ऑन द मीट्स। अगर वो गाजेस ना होती, वो जालियां ना होती, तो जो फ्लाइज हैं वो डायरेक्टली गोश्त तक पहुंच पाती थी। दे कुड नॉट गेट टू द मीट इन द पॉट्स प्रोटेक्टेड बाय द गाज। लेकिन जहां पर जाली लगी हुई है उन पॉट्स के अंदर जो है वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता फ्लाइज के लिए कि ये उस मीट तक पहुंच पाए। दैट इट डिसाइडेड दैट फ्लाई लेड एग्स ऑल द पीसीज ऑफ मीट डिकेड इन द सेम वे तमाम जो है वो गोश्त के टुकड़े तबाह बर्बाद यानी कि खराब तो हो गए। बट मैगेट्स जो कीड़े पड़ते थे डिवेल्प ओनली इन द पीसीज ऑन विच फ्लाइज लैंडेड, जहां पर फ्लाइज मौजूद थी, जिन पॉट्स के अंदर फ्लाइज आई हैं मैगेट्स या कीड़े उन्हीं में पड़े। द मीट दैट वाज प्रोटेक्टेड बाय गाज नेवर डिवेल्प मैगेट्स नो मैटर हाउ इट डिकेड। जिस भी तरीके से वो डिके हो लेकिन उसमें मैगेट्स या कीड़े मकोड़े नहीं पड़े। Reddy decided that flies laid eggs on the decaying meat and the maggots came out from those tiny eggs। तो रेडी ने डिसाइड किया कि फ्लाइज जो हैं वो अंडे देती हैं जिन अंडों से वो कीड़े या वो मैगट्स निकलते हैं। They fed on the meat and eventually change into dyes in the way that caterpillars change into butterflies। इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या मोल्टिंग के जरिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये तब्दील हो जाते हैं। तो इस फॉर्म में ये जो मैगट्स होते हैं ये फ्लाइज में तब्दील हो जाते हैं। By using microscope it was first finally possible to see the eggs that flies laid on the meat। तो पहली बार मक्खियां जो अंडे देती हैं उन अंडों को देखने की एबिलिटी हासिल हो सकी। Could it be that all organisms even insects and worms came out from eggs laid by other insects and worms? तो क्या ऐसा ही है कि दूसरे इंसेक्ट्स और वर्म्स जो हैं उन्हीं के अंडों से ही ये सारे मैगट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, यानी एबायोजेनेसिस खत्म होने वाली। Could it be that living things only came from other living things and never from dead matter? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिंदगी सिर्फ किसी न किसी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही डेवलप होगी ना कि किसी बेजान चीज से? Was it possible that the theory of spontaneous generation was wrong? क्या ये मुमकिन है कि अचानक जो जन्म हो जाता है चीजों का या जनरेशंस का ये गलत होगा? Biologists might have abandoned the notion of spontaneous generation, but not long after Reddy's experiment, उसके तजर्बे के बाद लिवनहुक discovered microorganisms। रेडी के एक्सपेरिमेंट्स लिवनहुक से पहले के थे। लिवनहुक ने माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर लिया जिसकी वजह से अब मामला और आसान हो गया। These were living things far simpler than even the simplest insect। तो ये वो जानदार थे जिनकी जिंदगियां, जिनकी लाइफ फॉर्म, जिनके स्ट्रक्चर, जिनकी शेप सादा से सादा इंसेक्ट से भी इंतहाई सादा। How about them? उनके बारे में क्या ख्याल है? Perhaps microorganisms were so simple that they could form out of dead matter even though insects did not। Biologists discussed this for a long time। तो ये बहस बायोजेनेसिस की और एबायोजेनेसिस की बहरहाल फिर भी चलती रही। जो माइक्रोब्स हैं वो इतने छोटे साइज के हैं, जर्म्स इतने छोटे साइज के हैं कि वो किसी, क्या ये साइंटिस्ट का ख्याल था उस वक्त के कि क्या ये पॉसिबल हो सकेगा कि ये भी किसी नॉन लिविंग मैटर से डेवलप हो सके। Finally, in 1748, an English biologist, John Turberville Needham, tried an experiment। एक तजर्बा इसने किया। He began with some mutton soup that had numerous microorganisms in it, जिसमें छोटे छोटे microorganisms थी। He boiled the soup for a few minutes in order to kill these bacteria। इन बैक्टीरिया को microorganisms को मारने के लिए उसने जो सूप था उसको कुछ देर के लिए बॉयल किया।
देन ही पुट द बॉइल्ड सूप इन अ कंटेनर, तो ये सारा सूप उसने इस कंटेनर में डाल दिया, विच ही सील टाइटली, जिसको उसने बाद में मजबूती से बंद कर दिया। He knew that microorganisms could not enter the flask from outside as long the container was sealed. वो ये बात जानता था कि जब तक ये कंटेनर बंद रहेगा बाहर से माइक्रोब्स के अंदर नहीं आ सकेंगे। Any microorganism that were to be found in the soup after he opened the seal would have to have arisen from the soup itself. जिस वक्त भी वो ये सूप का ढक्कन खोलेगा, इसमें जितने भी माइक्रोब्स पाए जाएंगे ये सारे के सारे उसी सूप ने खुद इटसेल्फ जो है वो डेवलप किए। ये देखें जी, एक साइकिल है, छोटा सा लाइफ साइकिल है। ये एडल्ट जो फ्लाइज होती हैं ये एग ले करती हैं और उन एग से जो है वो छोटे छोटे सुंडी नुमा या मैगट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो कि मीट पर पाए गए। नीदम लेट द सील्ड कंटेनर स्टैंड अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए उसने इनको छोड़ दिया। देन ही ओपन इट एंड फाउंड दैट द सूप वाज स्वार्मिंग विद लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जब उसने इस सूप को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसने ये जाना कि इसमें छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिजम्स फिर रहे हैं। नीदम वाज सर्टेन that this proved that the theory of spontaneous generation या abiogenesis is true। तो इसने ये साबित किया नीदम ने कि पॉसिबल है कि अचानक से जनरेशन जो है वो हासिल हो पाती हैं, एटलीस्ट फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और किसी जानदार के लिए नहीं तो माइक्रोब्स के लिए ये हो सकता है। बट डिड द एक्सपेरिमेंट सेटल मैटर्स रियली, क्या इसने सारे मामलात को सेटल कर दिया? एन इटालियन बायोलॉजिस्ट लाज़ारो स्पालेंजानी was not all sure, लेकिन जो स्पालेंजानी नाम का साइंटिस्ट था इसको ये completely sure नहीं था। He wondered if Needham had boiled the soup long enough, अगर उसने सूप को वाकई बॉयल किया, some of the microorganisms could be pretty tough एंड अ फ्यू माइट सर्वाइव। जितनी देर के लिए, जितने मिनट्स के लिए, कुछ देर के लिए उसने सूप को बॉईल किया, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया किल हो गए होंगे बहरहाल, लेकिन कुछ ना कुछ बैक्टीरिया जिनके हार्ड शेल्स, हार्ड कोर सिस्ट मौजूद हैं, वो इस टेम्परेचर को सर्वाइव कर गए होंगे। नीदर माइट नॉट हैव सीन द फ्यू माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट वर स्टिल अलाइव एंड दे माइट हैव मल्टीप्लाइड व्हाइल द सूप वाज स्टैंडिंग इन द सील कंटेनर। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो मौजूदा उसके अंदर मौजूद माइक्रोब्स थे वो इतनी तेजी से डिवाइड किए होंगे और उसकी बेहतियाती की वजह से, बेध्यानी की वजह से वो जो है वो हो गए होंगे, दोबारा से इतने ज्यादा हो। इन 1768 स्पालेंजानी began to test how long it took to kill microorganisms। स्पालेंजानी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए 1786 के अंदर, ताकि ये देखा जा सके कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं बॉइलिंग की, कितनी बॉइलिंग रिक्वायर्ड होगी। He found that some were indeed hard to kill, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बॉइलिंग के जरिए मारा ही नहीं जा सकता। He found that it was not safe to suppose that all the microorganisms were dead unless the soup was boiled for at least half an hour। तो इसने ये प्रपोज किया कि आधा घंटा बॉइलिंग रिक्वायर्ड होती है फॉर द कंप्लीट या ऑप्टिमल removal of microbes। He then repeated Needham's experiment, but he boiled the soup for half an hour or even more। आधा घंटा या इससे भी ज्यादा उसने अपने सूप को जो है वो बॉईल किया before sealing it, इसको सील करने से पहले। He found that when this was done, the soup could stand for long periods of time and never develop any microorganisms। जब उसने इतना ज्यादा टाइम सूप को बॉईल किया, उसके बाद दोबारा से इसको सील करके इस जार को रख दिया, तो बहुत लंबे अरसे तक भी उसमें माइक्रोब्स डेवलप नहीं हुए। द सूप रिमेन स्टीराइल, तो सूप के अंदर जो है वो जर्म्स डेवलप नहीं हुए। दैट इज विदाउट एनी लाइफ इन इट एट ऑल। तो ये ऐसे स्टीराइल कोई भी ऐसी होती है, कोई भी ऐसा सूप या कोई भी ऐसा सबस्टांस, स्पेसिमेन, जिसके अंदर लाइफ की कोई भी फॉर्म मौजूद ना हो, उसे हम स्टीरॉयल फॉर्म लाइफ कहते हैं। स्पेलेंजानी एक्सपेरिमेंट, इट सीम्ड दैट देयर वाज नो स्पॉन्टेनियस जनरेशन आफ्टर ऑल। तो इसने ये साबित किया कि किसी किस्म की भी अचानक जो है वो नमू या बायोजेनेसिस नहीं हुई। इवन टीनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड ओनली फ्रॉम लिविंग मैटर फ्रॉम अदर और माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। तो जो दूसरी लाइफ फॉर्म्स हैं, हमेशा जो माइक्रोब्स हैं वो भी अपने जैसे माइक्रोब्स की मौजूदगी की वजह से ही अगली नस्ल जो है वो फराहम करते हैं या डेवलप करते हैं। अगर इनके एंसेस्टर्स या इनके जो हैं वो आबाओ अजदाद उस चीज में मौजूद नहीं होंगे तो ये डेवलप नहीं हो सकेंगे। इसके बाद हमारे पास है जी लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। बट अगेन नॉट एवरीबॉडी वाज कन्विंस्ड। हर साइंसदान जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। सम बायोलॉजिस्ट आर्ग्यूड दैट द बॉइलिंग डिड नॉट हैपन इन नेचर। वो ये जानते हैं बात कि दुनिया में या कुदरत में बॉइलिंग का प्रोसेस होता ही नहीं।
Perhaps spontaneous generation work through some chemical in the air. तो हवा में कोई ऐसा केमिकल मौजूद है जिसके थ्रू जो है ये मामलात ऐसे होते हैं. Perhaps boiling destroyed that chemical. वही केमिकल जो हवा में मौजूद है boiling उसको तबाह बर्बाद कर देता है. And that was why spontaneous generation did not take place after boiling, जिसकी वजह से spontaneous generation नहीं हो पाई. It might be that Needham's boiling had only destroyed some of the chemicals so that spontaneous generation could still take place. तो कुछ ने ये ख्याल किया कि कुछ अगर उनमें से वो मार देता बॉइलिंग के जरिए तो जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन शायद टेक प्लेस कर लेती. Spallanzani's longer boiling however destroyed them all of them. जबकि स्पॉल्जानी नीडम के एक्सपेरिमेंट में क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉयल हो सकी थी, कुछ जो हैं वो रिमेन रह चुकी थी जिसकी वजह से वो डेवलप ना हो सकी, जबकि स्पॉल्जानी ने बहुत देर तक बॉयल किया जिसकी वजह से वो तमाम केमिकल जो हवा में मौजूद होते हैं वो खत्म हो गया जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन ना हो सके. After all these, biologists said, if you took boiled soup and let it stand in cool, fresh water, fresh air, microorganisms quickly develop. Where did they come from? If not from the soup itself, with the help of the chemical that was only in the cool, fresh air. तो साइंसदानों का ये assumption थी कि अगर हम सूप को completely boil कर लें और उसके अंदर मौजूद तमाम माइक्रोब्स को हम खत्म कर दें, फिर भी अगर उसको हम सूप को किसी ओपन जो है वो कंटेनर में रख दें जिसमें हवा जो है वो पड़ रही है, तो फिर हवा ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हवा ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके थ्रू इसमें जो है वो माइक्रोब लाइफ जो है वो डेवलप होती है. फॉर 100 years, मजीद 100 साल बाद बायोलॉजिस्ट आर्ग्यूड अबाउट दिस, ये बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन और लिविंग फ्रॉम या बायोजेनेसिस यानी कि जिसमें लाइफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइफ से, इसी की बहस में चलता रहा. Then in 1858 1858 में फ्रेंच केमिस्ट लुइस पास्चर टैकल द प्रॉब्लम, उसने ये मसला जो है वो सॉल्व करने की कंप्लीट इस मसले को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया. इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले ही ट्राई टू फाइंड आउट वेदर कूल फ्रेश एयर माइट नॉट हैव बैक्टीरिया इन इट. तो सबसे पहले इसने ये साबित करने की कोशिश की कि जो ठंडी आने वाली फ्रेश हवा होती है उसके अंदर बैक्टीरिया होते ही नहीं. He boiled a cotton plug in water until both the cotton and the water were completely sterile. तब तक उन दोनों चीजों को बॉयल किया जब तक पानी और वो कॉटन दोनों स्टीराइल हो गए. Then he pumped fresh air through the cotton plug and dipped the plug in the water. तो ये प्लग उसने पानी के अंदर रख दिया और हवा जो है वो कॉटन से गुजारी. At once, पहली बार microorganisms began to develop in the water. तो पानी में microorganisms develop होना शुरू हो गए. That made it seem as though there were microorganisms in the air which got stuck in the cotton. तो इसमें इसका मतलब ये है कि माइक्रोब्स हवा में लाजमी तौर पर मौजूद थे जो कॉटन में भी आ गए और पानी में भी चले गए. Could Pasteur be sure? क्या पास्टर जो है इसको इस चीज का अंदाजा था? Perhaps the microorganisms arose by spontaneous generation out of sterile cottons or the sterile water. तो क्या अब जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुई थी ये हवा के जरिए हुई थी या पानी और कॉटन में से ही जनरेशन हो चुके. टू टेस्ट दिस, इस बात को साबित करने के लिए पास्चर फिल्टर्ड अ क्वांटिटी ऑफ एयर थ्रू अ स्टीराइल कॉटन प्लग. उसने क्वांटिटी ऑफ एयर को फिल्टर किया. देन ही ड्रू his filtered air through a second sterile cotton plug and placed it in the water. दोबारा उसको पानी में जो है वो रखा. This time no microorganism were found, क्योंकि अब हवा फिल्टर कर ली गई थी तो अब किसी किस्म की माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं मिल सकी. They had all been removed from the air by the first plug and none developed in the sterile second plug or in the sterile water. ना पानी में ना सेकंड प्लग में किसी किस्म की माइक्रोबियल जनरेशन जो है वो नहीं देखी गई. In this way, इस तरह Pasteur showed that there were microorganisms floating all about us in the air. तो ये बात इसने साबित की कि हवा में जो है वो मुख्तलिफ तरह के माइक्रोब्स जो है हर वक्त फ्लोट कर रहे होते हैं. अटैच टू द डस्ट पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल्स के साथ वाबस्ता हैं. इफ बॉइल्ड सूप वाज एक्सपोज टू द एयर, जैसे उसको हवा के सामने किया जाएगा. इट वाज आल्सो एक्सपोज टू द बोटिंग और फ्लोटिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन द डस्ट. तो ये डस्ट में मौजूद जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनके भी एक्सपोजर में आ जाता है. दैट इज व्हाई माइक्रोऑर्गेनिज्म्स डेवलप इन द सूप, जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म सूप में डेवलप हुए. Then Pasteur tried to think of a way of letting fresh cool air reach the soup without letting in microorganisms on dust particles. फिर उसने जो है वो dust particles के अंदर, if we could do that, if no microorganism developed in the soup, it meant that there was no chemical in the air. तो अब उसने जो है वो दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट किया कि जो वो सूप था उसको हवा में रखने की कोशिश की और ये देखा क्या इसमें माइक्रोब्स डेवलप होते हैं. It could mean that microorganisms could only arise from other microorganisms and spontaneous generation would finally be disproved. Here is what Pasteur did. यहाँ पर जो है Pasteur ने किया एक experiment. He used a flask half full of soup that was fitted with a long narrow tube coming out on the tube.
ऑन द टॉप। यहाँ पर लुईस पास्चर का एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। ये जरा इस ट्यूब के स्ट्रक्चर को आप लोग देखें। एक साइड इसका जो है वो यहाँ पर इसने सूप रखा है, निचली साइड पर ये जो लिक्विड पोर्शन है यहाँ पर सूप रखा है, हाफ फील्ड उसको क्या है या लोअर फील्ड किया है। उसके बाद यहाँ से ये ट्यूब जो है वो आगे नैरो होती चली जा रही है। ये नैरो ट्यूब ने इंश्योर किया कि किसी किस्म की लाइफ फॉर्म जो है वो यहाँ तक ना आ सके। Filled with a long narrow tube coming out of the top. This tube went straight up in the air, then curved down and then curved up again. ये जो है मुख्तलिफ एंगल्स में वो मुड़ी हुई थी। पास्टर बॉइल्ड द सूप को बॉयल किया, steam came rushing out of the narrow tube and heating it to boiling temperature. Thus all the microorganisms were killed both in the soup and in the glass tube. तो इतना उसने पानी को गर्म किया कि ग्लास ट्यूब और सूप के अंदर तमाम माइक्रोब्स जो हैं वो मर गए। Then pastor let the soup cool down, तो सूप को कूल डाउन होने दिया गया। He did not place a stopper in the opening of the tube. He left the slot open so that the soup within that was not blocked off, तो ये बंद ना हो। Then he settled it. There was no spontaneous generation. तो फाइनली उसने ये देखा कि किसी किस्म की जनरेशन वहां पर ना हो सकी। रीजन उसकी ये थी क्योंकि वहां पर किसी किस्म का एयर एक्सपोजर ना दिया गया। A microorganism came only from another microorganism. हमेशा कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म की मौजूदगी की वजह से आता है। This was very important point to settle. It means Pasteur that whenever he found a microorganism where it wasn't supposed to be, it had come from somewhere else. जहां पर भी कोई लाइफ मौजूद होगी वो किसी ना किसी जगह से आने वाले माइक्रोब की या उसकी रिमेन्स की वजह से। It could not have arisen from anything other than another microorganism. कभी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइफ किसी दूसरी माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइफ के अलावा किसी चीज से डेवलप नहीं उसकी। He combined his knowledge with other work he had been doing and was able to make one of the greatest discoveries in the history of science. This discovery concerned disease, जिसकी वजह से डिजीज थ्योरी जो है या डिजीज समझने में मदद मिली। ये था फर्स्ट पोर्शन जर्म थ्योरी का। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम इसके नेक्स्ट पोर्शन को डिस्कस करेंगे।